नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। नाम पर विश्वास न करके काम पर विश्वास करने वाले ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट अपन ने यूनिट नंबर जो फर्स्ट फिजिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट वो स्टार्ट की थी स्थिर विद्युत की, जिसमें अपन ने पहला चैप्टर है वो शुरू कर रखा था विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र में भी अपन ने तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपन ने पढ़ ली हैं कि यहाँ तक अपन आवेश कहें, आवेश के मात्रक कहें, फिर आवेशों के गुण धर्म कहें, फिर उन गुण धर्म के बाद में अपन यदि कहें तो कूलाम नियम, और कूलाम नियम में भी अपन यदि कहें तो कूलाम नियम के बाद अपन यदि एक टॉपिक और देखा था, वो टॉपिक था अपना आपेक्षिक विद्युतशीलता है पैरा विद्युतांक, और उसके संबंधित कुछ एक अपन ने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी किए हैं। आज अपन देखो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिनसे अपन ये कहेंगे कि कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण, कूलॉम नियम का सदिश निरूपण है वो देखना। देखो अब मैं आपको देखो पहले एक दैनिक जीवन में अपन एक उदाहरण से देखते हैं कि अपन एक रस्सी खींचना, अपन ये कहें कि दोनों ओर अपन एक रस्सी को अपन खींचते हैं, इधर भी मैं खींच रहा हूँ उधर से भी कोई खींच रहा है, वो रस्सी बीच में कब तक रहेगी? जब तक दोनों ओर से बल है वो क्या लग रहा है, समान लग रहा है। और वो उस बल की डायरेक्शन क्या होगी, एक में इधर खींच रहा हूँ एक उधर खींच रहे हैं तो बल की डायरेक्शन क्या होगी, दिशा वो विपरीत होगी। वही चीज अपन इस कूलाम नियम के सदिश निरूपण में अपन यहाँ पे सिद्ध करके बताएंगे कि किन्हीं दो आवेशों के ऊपर एक जो ये कह दें कि कोई भी दो आवेश हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाते हैं वो बल क्या होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं परंतु दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। वो चीज यहाँ पर अपन कूलाम नियम के सदिश निरूपण में सिद्ध करना चाहेंगे। देखना, जैसे मैं कह दूं कि कोई एक एक्स वाई एक निर्देश तंत्र मान लेता, जैसे मैं ये कहता कि एक्स वाई एक निर्देश तंत्र है, ये एक्स एक्स कह दे और ये वाई एक्स कह दे, ये अपन मूल बिंदु कह दे। इस मूल बिंदु के सापेक्ष अपन R1 और R2 दूरियों के ऊपर दो आवेश मान लेते हैं। कौन सी दूरियों पे, R1 और R2 दूरियों के ऊपर दो आवेश मैं कह देता Q1 एक बिंदु आवेश ये हो गया और दूसरा बिंदु आवेश है वो Q2 हो गया। अब इन दोनों आवेशों के ऊपर लगने वाले जो बल हैं वो अपन देखो यहाँ यदि कहें तो R1 मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी अपन ये कहें तो एक तरह से इनको सदिश निरूपण में कहें तो R1 वेक्टर कह देंगे और इसको R2 वेक्टर अपन कह देंगे। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि Q1 है वो Q2 के ऊपर बल लगाएगा और Q2 है वो क्या करेगा, Q1 के ऊपर बल लगाएगा। उस जो बल है वो ये बलों को अपन ये कहेंगे कि ये परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। वो अपन कूलाम नियम का सदिश निरूपण बताते हैं। जैसे मैं ये कहता कि अपन ये मान लेते हैं कि माना कि एक्स वाई निर्देश तंत्र में मूल बिंदु O के सापेक्ष R1 एवं R2 दूरियों पर R1 एवं R2 दूरियों पर दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 स्थित है। बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 स्थित है। अपने को यहाँ ये बताना है कि Q1 और Q2 के कारण जो लगने वाले बल हैं वो एक परिमाण में तो क्या होंगे, बराबर होंगे, दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। वो इस डायग्राम में अपन देखो सिद्ध करके बताएंगे। सपोज करना, देखो जैसे मैं ये कह देता कि Q1 है, Q1 का Q2 के सापेक्ष यदि मैं स्थिति सदिश देखता तो ये मैं कर दूं कि R12 कर देता। Q1 का Q2 के सापेक्ष यदि अपन स्थिति सदिश की बात यदि अपन करना चाहते हैं तो ये अपन कह सकते हैं कि R12 वेक्टर कह दे। और यहाँ मैं कहता, देखो ये जो कह रहा हूँ R12 वेक्टर, इस चीज़ को देखना एक बार कि R12 वेक्टर जो कह रहे हैं वो अपन ये कह रहे हैं कि Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश अपन कह रहे हैं, स्थिति सदिश कि R12 वेक्टर को क्या कह रहे हैं कि Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश कह रहे हैं। अब देखो उसके बाद की बात अपन यदि कहते हैं कि Q1 है वो भी अपन धनात्मक आवेश कहते हैं, ये भी अपन क्या करें, धनात्मक आवेश।
दोनों देखो समान आवेश है, इसका मतलब इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और मान लो कि Q1 है, वो अपन ये कहते हैं कि Q1 के ऊपर यदि Q2 यदि बल लगाएं तो एक बल लगेगा, वो अपन ये कह दें कि F12 वेक्टर कह सकते हैं। अब F12 वेक्टर देखो कूलाम नियम के अनुसार देखना कि आपने कूलाम नियम में क्या कहा था कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 होते हैं और दोनों आवेश क्या होते हैं, r दूरी पे होते हैं। तो आपने ये कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको आपने ये लिखा था, क्या यही कहा था, इसको आपने इक्वेशन 1 और 2 कही है। 1 और 2 से यदि आप कहें तो इसको आपने ये कह दिया था Q1 और Q2 अपॉन में r² कह दिया। अब समानुपाती चिन्ह यदि आप हटा रहे थे तो आप यहाँ पे ये भी कह रहे थे कि F का मैग्नीट्यूड है वो ये कह रहे थे Q1 Q2 अपॉन में r²। अब ये जो बल होता है वो अपने को बताया कि सदिश राशि होती है। तो इस बल को देखो आपने सदिश वेक्टर फॉर्म में कहा है, तो आपने ये कहा है भी, और ये r कैप कह दिया था। सदिश फॉर्म में देखो आपने ये कही है इसकी। अब ये यदि आप r वेक्टर कह रहे हैं वो आपने कही कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, इकाई सदिश होता है। अब मैं यहाँ पे देखो कि ये जो अपन स्थिति है उस चीज को बल है वो अपन यहाँ पे दो आवेश हो गए अपने, एक Q1 हो गया, दूसरा आवेश क्या हो गया, Q2 हो गया। अभी एक आवेश देखो अपन ये कह रहे हैं कि Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस देखो कितनी होगी, r12 हो गया। और r12 को आपने क्या कह दिया कि Q1 का Q2 के सापेक्ष सदिश सदिश का है। अब यदि मैं यहाँ पे कहता कि F12 वेक्टर यदि मैं कहता तो ये कह देता कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल। देखना, देखो ये कह सकते हैं क्या, देखो F12 है तो पहले आप 1 कहेंगे तो 1 क्या आ गया Q1, 2 कहेंगे तो 2 क्या आ गया Q2। तो Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल है वो आप ये कह देंगे। अब इसके ऊपर आओ, देखो ये आवेश Q1 और Q2 है, यही वो चीज हुई। तो यहाँ मैं F12 यदि कहता तो देखो क्या होती भी कि क्या होगा, यहाँ पे K आ गया, फिर आवेश क्या हो गया Q1 आ गया, फिर आवेश क्या आ गया Q2 आ गई। इनके बीच की दूरी यहाँ पे क्या है, r12 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया r12 कैप। अपन बता देंगे, बोलो कहेंगे या नहीं कहेंगे। अब यहाँ से देखो अपन ये कहते हैं, इस चीज को अपन एक बार मान लो कि समीकरण नंबर 1 करते हैं। एक बार वापस से देख लो क्या कह रहे हैं अपन, एक्स वाई को निर्देश तंत्र मान रहे हैं। एक्स वाई निर्देश तंत्र में मूल बिंदु O के सापेक्ष r1 और r2 दूरियों पर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 स्थित है। तो देखो मूल बिंदु ये हो गई, r1 और r2 दूरियों पर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 स्थित हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या कर दें, r12। तो r12 को क्या कर रहे हैं अपन, Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश, Q1 का Q2 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है उसको अपन क्या कर रहे हैं, r12 वेक्टर कह रहे हैं। ऐसे ही मैं देखो यहाँ पे कह रहा हूँ, यदि बल की बात कर रहा हूँ तो F12 कह रहा हूँ, तो 1 है तो यहाँ पे क्या कर दो Q1, और Q1 आवेश पर किसके कारण बल लगेगा, Q2 आवेश के कारण बल लगेगा। तो वो बल की डायरेक्शन वो अपन ने ये बता दी, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखना कि अपन इकाई सदिश ये अपन ये कहते हैं, तो इकाई सदिश क्या होता है। अभी इकाई सदिश अपन यदि कहें r12 कैप जो अपन कह रहे हैं वो देखो क्या होता है। एक तो अपन ये कह सकते हैं कि आपके इकाई सदिश वे सदिश होते हैं जिनका मापांक क्या होता है, 1 होता है। या मैं कह दूं कि आपके पास इकाई सदिश में यहाँ से अपन कह सकता हूँ कि वो आपके पास जो सदिश है वो सदिश तथा उस सदिश का मैग्नीट्यूड का अनुपात क्या कहलाएगा, इकाई सदिश कहलाएगा। तो यहाँ इकाई सदिश अपन ये कह सकते हैं कि r12 कैप है उसके बराबर r12 वेक्टर अपॉन में क्या कह देंगे, r12 का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। और यदि r12 का अपन यदि मापांक निकालते तो ये मापांक क्या होता, 1 होता है, नहीं होता, ठीक है। तो इस इकाई सदिश को देखो एक बार यहाँ से ये नोट कर लेना भी, ये मैं एक अलग नोट कर रहा हूँ कि आपके पास f के इक्वल जो अपन वैल्यू है F12 वो देखना, देखो अपन ने क्या निरूपित कर दी, देखो ये कह दिया क्या, F12 वेक्टर इक्वल क्या कह दिया, K Q1 Q2 R12
वेक्टर और इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये R12 कैप हो गई भी, कह सकते हैं इतना। अब देखो अपन यहाँ पे जो इकाई सदिश की बात कर रहे हैं, इकाई सदिश को अपन ने देखो क्या कह दिया, R12 को ये कह दिया क्या कि वे सदिश होंगे जिनका मापांक होता है वो 1 हो, जिसे अपन क्या कह देंगे, इकाई सदिश कह देंगे। या फिर अपन वे सदिश जो अपन खुद वो सदिश आ जाएगा, फिर उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड, उसका जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो भी क्या कहलाएंगे, इकाई सदिश से अपन बता सकते हैं। अब यहाँ देखो कि अपन R12 वेक्टर को ये लिख सकते हैं क्या, R12 जो कैप है, सॉरी R12 जो कैप है, इस कैप को देखो अपन ये कह देंगे क्या, F12 वेक्टर के Q1 Q2 और ये R12 वेक्टर का स्क्वायर, और ये R12 कैप है भी, कैप को मैं ये कह रहा हूँ वेक्टर अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आपको ये भी बताया कि ये मैग्नीट्यूड स्क्वायर है तो हमेशा धनात्मक आएगा भी, और ये भी आपके पास क्या है, धनात्मक है। तो इन दोनों को एक साथ ही लिख दूं क्या मैं इनको, तो ये क्या बनेगा, F12 और ये हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर ये रहा, ये रही, तो 2 घातीय है और एक ये आधार समान है, घाते जोड़ेंगे तो ये कितनी कर देंगे, 3, और ये कर देंगे R12। इसको आप एक बार इक्वेशन नंबर 2 मान लें। ठीक है, ये अपन ये कह देंगे। अब उसके बाद की बात देखना कि अपन जो कह रहे हैं कि इकाई सदिश ये आपके पास ये आ गया, अब इसकी वैल्यू अपन निकालना चाहते हैं। अपने डायग्राम में देखो कि R1 दूरी के ऊपर Q1 आवेश है, R2 दूरी के ऊपर आपके पास क्या Q2 आवेश है, और Q1 और Q2 है, इनके बीच की दूरी अपन क्या करें, R12 करें। अब आपको याद हो तो 11th क्लास में सदिशों का त्रिभुज योग नियम आपने पढ़ा है। 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा है कि सदिशों का जो अपन ये कह रहे हैं त्रिभुज योग नियम, कि उसमें आप ये कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं, यदि त्रिभुज की अपन ये कहते हैं कि क्रमागत भुजाएं किन्हीं 2 सदिशों को व्यक्त करती हैं, तो अपन ये कहते हैं कि परिणामी जो अपन विपरीत दिशा में, या परिणामी जो सदिश होगा वो इन दोनों के क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। क्या अपन लोग वापस से सुन लो कि आपने त्रिभुज जो कहा है कि सदिशों के त्रिभुज योग नियम से, योग नियम आपने देखो क्या कहा अभी कि किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं किन्हीं 2 सदिश राशियों को व्यक्त करती है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों सदिशों के योग को व्यक्त करती है। ठीक है, तो जैसे अपन इसमें लगाते हैं, देखो वहां आपको याद हो तो मैं बता देता हूं, ये P वेक्टर होता है, ये अपन यहाँ पे ये करते हैं कि ये आपके पास है Q वेक्टर होता है। त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं P और Q है जो 2 सदिशों को व्यक्त करती है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में क्या करती हैं, R वेक्टर को व्यक्त करती हैं। तो वहां पे आपने ये कहा कि R वेक्टर बराबर क्या हो गया, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का है। ऐसा आप अपने इस त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ भी बना हुआ है, इस पॉइंट को मैं यदि A कह देता, ये B कह देता, तो त्रिभुज AOB में आपके पास देखो क्या बनता भी, देखो ये आपके पास R1 और R12 की डायरेक्शन देखो सेम है क्या, सेम डायरेक्शन है कि त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं किन्हीं 2 सदिश राशियों को व्यक्त करती हैं, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में क्या करेंगी, इन दोनों सदिशों के योग को व्यक्त करती हैं। तो वो आपके पास यहाँ मैं यदि लिखता तो अपन देखो जो आपके पास डायग्राम बना, उस डायग्राम में देखो कि मैं जो डायग्राम निर्देश तंत्र वाला जो बना, उसमें अपन ये कह सकते हैं क्या, चित्रानुसार यदि मैं कहूँ तो, या डायग्राम के अनुसार यदि कहें तो आपके पास क्या हुआ, R1 वेक्टर प्लस क्या हो गया, R12 वेक्टर, और ये क्या हो गया अभी R2 वेक्टर, हुआ है नहीं हुआ। अपने को यहाँ वैल्यू किसकी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग देखो इक्वेशन नंबर जो 2 है उसके अकॉर्डिंग R12 वेक्टर की चाहिए भी, और R12 वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो ये आपके पास ही हो गया क्या, होगा या नहीं होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लें। ठीक है, कि अपन ने देखो ये कहा है कि Q1 आवेश के ऊपर Q2 के कारण जो लगने वाला जो बल है वो अपन निकालना चाह रहे हैं, और वो निकाला तो अपन ने क्या कह दिया, F12 वेक्टर, और F12 वेक्टर की इक्वेशन नंबर 2 में आपने वैल्यू निकाल रखी है। अब अपने पास समस्या आ गई कि इसकी वैल्यू अपन कहाँ से निकालें, तो इसी डायग्राम से अपन ने क्या कर दिया, R12 की वैल्यू वो निकाल ली। अब मैं इक्वेशन नंबर जो 3 की वैल्यू वो अपन कहाँ रख दें, समीकरण नंबर जो 2 है उसमें अपन पुट कर दें। तो इक्वेशन अपन ये कह दें कि फ्रॉम इक्वेशन
2 एंड समीकरण जो 2 और 3 से यदि अपन कहें तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएंगी भाई, F12 वेक्टर और इक्वल क्या हो गया अभी कि Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया R12 का मैग्नीट्यूड और इसके भी कितनी घाते हैं, 3 घाते, ठीक है। और फिर आपके पास R12 वेक्टर, यही है आपके पास समीकरण नंबर जो 2 है। अब इसमें R12 वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं, क्या रख दें, R12 वेक्टर की अपन यदि वैल्यू कहेंगे तो यही होगा क्या, देखो क्या हो गया आपके पास कि यहाँ अपन यदि कहें तो R यहाँ चलो देखो बट्टे में भी अपन राशि रख देते हैं, R12 जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है वहाँ दोनों जगह आप वैल्यू रख दो। ये क्या हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और बट्टे में क्या हो गया R2 माइनस R1 और इसका मैग्नीट्यूड और इसके भी कितने घाते हैं, 3 घाते हैं। ये इक्वेशन नंबर अपन कितने कर दें, 4 कर दें, ठीक है। यहाँ एक बात याद रखनी है भी, बल अपन किसके ऊपर निकाल रहे हैं, Q1 आवेश के ऊपर Q2 के कारण लगने वाला बल। देखो एक तरह से ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, अब ये आवेश है, बिंदु आवेश है, ये इसको देखो आपके प्रतिकर्षित करेगा तो बल की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपके पास निकल जाएंगे। यहाँ से देखो एक और स्थिति, मान लो कि अपन जो अपन समीकरण नंबर 4 तक ये की है, अब सपोज करो कि अपन यही डायग्राम है वो अपन देखो इस प्रकार से वही निर्देश तंत्र मानते हैं, वही आपके पास होते हैं, तो वही देखो मैं कह रहा हूँ XY निर्देश तंत्र है जो अपन यहाँ पे मूल बिंदु से R1 और R2 दूरियों के ऊपर आपके पास क्या है, R1 हो गया और दूसरी दूरी क्या हो गई R2 वेक्टर अपन कह देंगे, कह रहे, और इन पे आवे 2 बिंदु आवेश क्या हो गया Q1 और दूसरा बिंदु आवेश क्या हो गया Q2, यही हुआ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि Q1 आवेश है वो Q2 के ऊपर बल लगाएं, पहले तो अपन ने क्या कहा कि Q2 आवेश Q1 के ऊपर बल लगा रहा था, अब मैं इसका उल्टा कर दूं कि Q1 आवेश वो Q2 के ऊपर बल लगाएं तो वो बल यही होगा क्या, F21 अब वेक्टर अपन कह देंगे और ये अपन R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये दूरी क्या कर देंगे R21 वेक्टर कर देंगे। देखना कि अपन R2 यदि कह रहे हैं 21 वेक्टर यदि कहें तो ये क्या लिखोगे, इसको Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, स्थिति सदिश कहेंगे आप, ठीक है। दूसरी स्थिति यहां से देखो मैं कह रहा हूं कि F21 वेक्टर कह रहा हूं तो क्या होगा अभी, Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल, यही कहेंगे। तो देखो आपके पास क्या बनता है, वही देखो कूलाम नियम वाली स्थिति से अपन यदि कहें तो वो आपके पास क्या होता है F21 वेक्टर क्या होगा अभी के Q2 Q1 R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर और R21 कैप, ये इकाई सदिश हो जाएगा। अब इकाई सदिश को अभी आप लिख के गए हैं, अभी इकाई सदिश को अपन ये कह सकते हैं क्या, देखो ये कह देंगे, ये वैल्यू अपन वापस से यहाँ लगाएंगे तो आपके पास देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वैल्यू अपन जैसे ही यहाँ पे रखते हैं तो आपके पास देखो इक्वेशन क्या बन गई F21 और इक्वल क्या हो गया के Q1 Q2, ये तो एक ही बात है भी, पहले अपन Q2 है यहाँ Q1 है, इसको आप गुणा करेंगे तो ये स्थिति अपन लिख देंगे और ये क्या हो गया R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर और ये जो यूनिट वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएंगे। देखो आपके पास यही हुआ क्या, यही वैल्यू बनेगी, ठीक है। और ये स्थिति अपन यदि कहेंगे तो देखो आपके पास क्या बन गया भाई, इन दोनों को एक साथ लिख दूं क्या, इन दोनों को एक साथ यदि आप लिखोगे तो ये क्या हो गया के Q1 Q2 R21 वेक्टर, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसके ऊपर 2 घात है, इस पे 1 घात है, आधार समान है तो घाते जुड़कर क्या हो जाएंगे, यही स्थिति बनेगी आपके पास। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर अपन 5 मान लेते हैं, ठीक है। यहां तक बोलो देखो कोई समस्या है तो
अब देखना, देखो अपन जो स्थिति यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि अपन एक वैल्यू इधर मैं पहले उतार लेता हूँ। F12 वेक्टर की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है कि Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 और मैग्नीट्यूड और इसके ऊपर क्यूब है, और यहाँ आपने ये लिखा है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही कह रखा अभी। अब देखो यहाँ वही देखो, एक वापस से पहले वाली स्थिति में तो मैंने क्या किया कि Q1 के ऊपर Q2 के कारण लगने वाला बल निकाला। अब दूसरी स्थिति में क्या कर रहा हूँ कि Q2 के ऊपर Q1 के कारण लगने वाला बल, तो वो लगने वाला बल इधर ही होगा क्या। अब देखो वही बात मैं यहाँ पे लगाता, तो देखो किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं यदि दो सदिशों को व्यक्त करती हैं तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में क्या करेगी, इनके योग को व्यक्त करेंगी। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन देखो सेम है क्या, पहले वाले में उल्टा था, ये और ये सेम थी, अब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर और इक्वल क्या हो गया R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर के इक्वल क्या हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये वैल्यू अपन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और ये वैल्यू यदि अपन यहाँ पे लगाएंगे तो देखो आपके पास क्या होगा कि ये वैल्यू जहाँ अपन यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा देंगे। तो F21 वेक्टर और इक्वल क्या हो गया कि Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया R21 की वैल्यू अपन यदि कह दें तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और इसके ऊपर कितनी घात 3 घात, और ये यदि अपन कहेंगे तो क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ऐसा ही होगा। इसे अपन इक्वेशन नंबर 6 कर लें। अब इक्वेशन नंबर जो आपकी देखो 4 बनी है और 6 बनी है, इन दोनों की आप तुलना करके देखो। इक्वेशन नंबर जो 4 यही है शायद आपकी, और जो 6 बनी है वही है। इन दोनों में कोई अंतर है क्या, इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। देखना मैं आपको ये कहता a माइनस बी का स्क्वायर बताना कितना होगा अभी, तो आप यही लिखते हैं क्या a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, करते हैं नहीं करते। और मैं आपको ये कहता कि b माइनस a का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करते हैं कि तब भी आप यही लिखते हैं क्या, देखो b स्क्वायर होता माइनस का 2ab प्लस a स्क्वायर होता। इसको वापस से मैं लिखता तो यही स्थिति होती क्या, देखना देखो यही स्थिति हुई क्या। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है क्या, सेम है। इसका मतलब आपके पास ये आप ये कहोगे कि a माइनस बी का स्क्वायर है वो आपके पास b माइनस a के स्क्वायर के बराबर होगा, कहोगे या नहीं कहोगे। इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर करें और b माइनस a का मैग्नीट्यूड है इसका भी स्क्वायर करें, वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जहाँ अपन जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड हमेशा धनात्मक होगा, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर जो 4 है उसमें भी ये मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो ये आपके पास देखो अपन ये स्थिति भी यहाँ पे कह सकते हैं क्या, F21 वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन में R1 है, इसको मैं ये लिख दूँ क्या R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसके ऊपर 3 घात है, लिख सकता हूँ। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इक्वेशन नंबर जो 6 बनी है यहाँ से ये पद एक बार यूं का यूं रख रहा हूँ मैं, क्यों किया ऐसा, कि अपन ये कह रहे हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल अपन कह रहे हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आपस में अपन ने बराबर कर लिया अभी। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ देखो बराबर किया, तो ये वैल्यू इस वैल्यू की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी है। अब ये यहाँ पे जो इक्वेशन है जो आपके पास ये जो पद बना है F21 वेक्टर है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ ये जो पद है इससे माइनस कॉमन कर लेता हूँ, इस पद से मैं क्या कर देता हूँ माइनस, यदि मैं कॉमन करता हूँ तो देखो आपके पास क्या बनेगा, इस पद से देखो इससे माइनस है, केवल इस पद से माइनस कॉमन कर रहा हूँ भी, इस पद से यदि मैं माइनस कॉमन करूँगा तो F21 वेक्टर ये क्या हो गया K Q1 Q2 और अपॉन में क्या हो गया R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड और इसके ऊपर क्या होगी क्यूब होगी, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन करता तो ये क्या होता माइनस कॉमन आ जाएगा R2 माइनस R1, देखना देखो यही होगा क्या, ठीक है। अब ये माइनस जैसे ही कॉमन आया तो ये माइनस मैं बाहर निकाल दूं क्या, K Q1 Q2
R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और इसके ऊपर क्यूब, और ये क्या हो गया R2 माइनस R1। देखो ये जो इक्वेशन बनी है माइनस को मैं छोड़ दूं, वेक्टर है भाई, और इतना पर देखना आपके पास से इक्वेशन नंबर अपनी 4 है क्या। देखो शायद इक्वेशन नंबर 4 ही होगी, तो ये इक्वेशन आपके पास जो बनी है वो 4 ही हो गई। तो F21 वेक्टर और ये क्या हो गया K Q1 Q2, और ये जो वैल्यू अपन एक बार वापस से रख रहा हूँ, और ये स्थिति अपन ये कह देंगे मैग्नीट्यूड है, इसकी क्यूब है R2 माइनस R1 वेक्टर। ये इतना पर देखना, ये जो वैल्यू बनी है वो आपकी इक्वेशन नंबर 4 है क्या, और 4 में भी ये मान मैं कहूँ कि ये है क्या, है क्या। इसका मतलब आपके पास ये क्या हो गए कि एक दूसरे जो आवेश है वो एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाते हैं वो बल क्या होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं परंतु दिशा में इक्वल होते हैं। यहाँ से मैं यदि इन बलों का मैग्नीट्यूड यदि लेता तो इन बलों का देखो मैग्नीट्यूड क्या होता, इक्वल होता है, तो वो परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है। दिशा में विपरीत होने का क्या बता रहा है, ये चिन्ह बता रहा है। अब अपने डायग्राम पे आओ वापस से, कि अपने डायग्राम में भी देखो अपन वैसे डायग्राम देखते हैं तो उस डायग्राम में ये बात अपन डायग्राम से भी स्पष्ट हो रही है। देखो क्या कहा अपन ने, ये निर्देश तंत्र था एक्स वाई, ये यहाँ पे मूल बिंदु था, मूल बिंदु से R1 वेक्टर और R2 वेक्टर दो स्थिति सदिश हैं, इनके ऊपर यहाँ से क्या होते हैं दो आवेश हैं Q1 और Q2 बिंदु आवेश स्थित होते हैं। अब अपन ये कह रहे हैं कि दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक है, इसका मतलब इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये दूर दूर बल, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण के कारण ये दूर दूर हटने की कोशिश करेंगे। तो सपोज करो कि Q1 के ऊपर है, Q2 एक बल लगा रहा है, तो वो बल यही हुआ क्या F12 वेक्टर। सपोज करो कि ये तो अपन Q2 है वो Q1 के ऊपर बल लगा रहा है अभी, और दूसरी स्थिति यदि Q1 है वो Q2 के ऊपर बल लगाता तो वो बल ये हो गया क्या। अब देखो बल एक ऊपर की ओर हो गया, एक नीचे की ओर हो गया, तो इस डायग्राम से अपन कह रहे हैं कि बल वो क्या है, परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। वही चीज अपन ने कूलाम के नियम में सदिश निरूपण में अपन ने सिद्ध किया। ठीक है, तो ये अपन कूलाम नियम तक अपन देख लेंगे। अब देखो उसके बाद में अपन कूलाम नियम के बाद में अपन देखो थोड़ा सा और यहाँ से बढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, या अपन विद्युत क्षेत्र के बाद में अपन कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फिर उस तीव्रता के बाद में बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी। ये अपन टॉपिक करने के बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, और वो टॉपिक यहाँ पे क्या होगा कि अपन ये कहेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और तीसरा टॉपिक अपन कहेंगे यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही अपन दो 4-5 टॉपिक और बचे अपने, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपन 4 या 5 वीडियो और इस पहले चैप्टर के आएंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ तक तो एक बार देखो आपको क्लियर करना है। दूसरी बात कि आपको देखो ये नहीं होना है, कई स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमने तो 3 चैप्टर करवा दिए, 5 चैप्टर करवा दिए, ऐसा नहीं है अभी। कि अपन देखो शुरुआत में अपनी स्पीड है वो जुलाई तक ऐसी ही चलती है, और फिर अपन जब अक्टूबर में आते हैं तो दूसरे स्कूल से कंपैरिजन करते हैं तो उसकी तुलना में अपन आगे रहते हैं। आपकी एक कहानी सुनी हुई है कि खरगोश और कछुए वाली, तो अपन खरगोश की तरह न चलकर अपन क्या करेंगे, कछुए की तरह चलेंगे, और फिर अपन लास्ट में क्या करेंगे, विजय श्री अपन अपने को पता है कि नहीं मिलने की। लास्ट में देखो खरगोश और कछुए वाली कहानी में कौन जीता था, कछुए ने जीत प्राप्त की थी। कि खरगोश क्या करते हैं, एक बार तो तेज गति से दौड़ता है, कहीं ना कहीं वो थक जाएगा, थक कर वो बैठ जाएगा। तो इस वीडियो में देखो आपको यही करना है कि अपन ने ये ना हो कि दूसरे स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि हमने 2 चैप्टर करवा दिए, 3 करवा दिए, पहला चैप्टर कर लिया कंप्लीट, दूसरा चल रहा है। ये अपन ऐसा नहीं, देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि अन्य स्कूल वाले ने क्या किया है कि बीच बीच में टॉपिक को छोड़ दिया, छोड़ के आपको पढ़ा दिया। अपन इस टॉपिक को टॉपिक वाइज पूरे आपको जैसे क्लास में पढ़ाया जाता था वैसे अपन पढ़ेंगे। एक बार जितना आपको जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक आपको पढ़ना है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से देखो आपके सामने ऑनलाइन या मैं कहूँ कि वीडियो बनाने का एक रीजन था। उस रीजन में मैं आपको बताऊँगा कि ज़्यादातर मैं जब भी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो आपको ये कहता हूँ कि ग्रामोत्थान है वो नाम पे विश्वास नहीं करती है। अभी ग्रामोत्थान है वो देखो नाम पे विश्वास न करके काम पे विश्वास करती है। तो मैं आपको आज देखो नाम और काम दोनों के बारे में देखो बताना चाहूँगा।
कि आपको देखो पता है कि ग्रामोत्थान के संचालक कौन है, कि आप ग्रामोत्थान खूब नाम सुना आपने, संचालक कौन है, नरेंद्र जी पूनिया। इनका भी देखो खूब नाम है, शायद आसपास का ऐसा कोई गांव नहीं है जो इनको नहीं जानता। इनका भी देखो खूब नाम है, ग्रामोत्थान संस्था जो इनका भी देखो खूब नाम है, संचालक है उनका भी खूब नाम है। और मैं एक उदाहरण आपको और दूंगा। देखो अपने पास एक लड़की आई थी पिछले साल 10th क्लास में जोखोड़ा से, मोनिका यादव, जो 10th क्लास में कितने % लेके आई, 94% लेके आई थी। तो 94% अपने आप में खूब हो जाए। इनका भी देखो एक नाम था। अब मैं ही कह रहा हूँ, देखो आप एक चीज़ समझना कि मैं कह रहा हूँ कि ग्रामोत्थान का भी नाम है, नरेंद्र जी पूनिया का भी नाम है, 94% लाने वाली बच्ची का भी नाम था। और ये तीनों यदि नाम के भरोसे रहते तो क्या इस बच्ची के 94.20% आ जाते। देखो एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज, ये कई आपको भ्रमित कर रहे हैं कि ये PCM की है। PCM नहीं है अभी, PCM तो इसके 95 पॉइंट कुछ थे भी। PCM जो थे वो तो 95 एग्रीगेट नंबर थे। वो तो ये मानो कि प्रैक्टिकल में हमारे साथ क्या हुआ, धोखा हुआ। यदि धोखा नहीं होता तो मंडेला में एक इतिहास लिखा जाता। तो वो क्या है, नाम के भरोसे नंबर आए हैं क्या। यदि यहाँ का स्टाफ कोई काम ही नहीं करता तो एक काम आपके पास होता क्या कि अपन 94.20 आते क्या। ऐसा मैं एक उदाहरण और देता हूँ। एक बंदा को जुनू अकेडमी, खूब नाम सुनते हैं कि जुनू अकेडमी का, तो और उसमें पढ़ने वाली बालिका थी अनीता सैनी, जो 10th क्लास में मात्र मैं कहूँ कि 73% थे भी। ठीक है, 10th और बड़ी एक संस्था थी जुनू अकेडमी, जिससे 12वीं उन्होंने की और 12वीं में 75% अंक प्राप्त किए। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास ये केवल और केवल क्या करती हैं कि अपने जो भाई आते हैं उनके लिए क्या क्लास लेने आती है, और क्लास में अपना काम देखकर फिर इसका भी क्या होता है, री करने का एक मानस बन जाता है। और री जैसे ही वो करती हैं तो री के दौरान उनके देखो कितने % आते हैं, 92.20%। तो ये क्या नाम है या फिर काम है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये नाम होगा या फिर ये काम होगा। तो इसीलिए देखो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ग्रामोत्थान है वो नाम पे विश्वास नहीं करती हैं, काम पे विश्वास करती है। तो एक चीज़ और, एक और उदाहरण देखना, इस साल भी अपने पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम थे, बड़े बड़े देखो संस्थाओं के नाम थे, उन संस्थाओं से हमारे पास आई हैं। जैसे मैं चिड़ावा से कहूँ कि हर्षिता काजला इस बार अपने 12वीं की एग्जाम दे रही हैं। ऐसे एक देखो पिलानी से भी अपने पास थी, बड़ी संस्थाएं थी वो, और बड़ी संस्थाओं में अनीता काजला, दूसरी मैं कहूँ कि निकिता पूनिया, बड़े ही नाम थे। और एक और जो अपन ये कहते हैं कि एक और जो लड़की थी अंजना, जो वो भी देखो पिलानी की बड़ी संस्था में थी। तो उन्होंने केवल इस ग्रामोत्थान का क्या नाम सुना था, क्या नाम नहीं सुना, उन्होंने केवल क्या सुना, ग्रामोत्थान में वास्तव में क्या होता है, काम होता है। एक उदाहरण और देता हूं भी मैं कि हमारे पास एक विद्यार्थी था राकेश सैनी, जिसके देखो 12वीं क्लास उन्होंने की थी तो 59.20% थे। और जब इन्होंने क्या किया, री की, तो री करने के दौरान वापस से रिपीट की 12वीं को, तो 12वीं में उन्होंने क्या देखा, काम देखा कि विद्यालय में वास्तव में काम होता है। और उसी काम का नतीजा है कि उन्होंने टोटल जो 82.20% अंक प्राप्त किए थे। अब कहाँ 59 वाला विद्यार्थी और कहाँ 82% वो लेके आता है। तो विद्यालय में क्या नाम है, क्या वो नाम होता तो अपने को पता है कि ग्रामोत्थान है, नरेंद्र जी पूनिया है, और यहाँ पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं या फिर जो ये कहते हैं कि राकेश हैं वहाँ पढ़ रहा है, भाई नाम ही होता तो नाम के अकॉर्डिंग का हो जाता हो। तो नाम नहीं, इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि नाम पे विश्वास ग्रामोत्थान कभी नहीं करता, काम पे विश्वास करता है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो गलत है उसका विरोध खुलकर कीजिए। जो भी चीज़ आपके सामने गलत है उसका विरोध आपको खुल के करना है। और टकराने वाले का इतिहास लिखा जाता है, तलवी चाटने वाले का इतिहास नहीं लिखा जाता। वापस से सुन लो इस बात को, नाम पे विश्वास न करके काम पे विश्वास करती हैं। और ये चीज़ मैं आपको देखो वापस से कह रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, जो चीज़ गलत है उसका आप खुलकर विरोध कीजिए। टकराने वाले का इतिहास लिखा जाता है, न कि तलवे चाटने वाले का इतिहास लिखा जाता है। धन्यवाद।